उम्र 19 की और सबसे बड़े क्राइम में सबसे बड़ा किरदार। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और भारत की बात की शुरुआत करते हैं सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की खबर के साथ। मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने अंकित नाम के उस शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है जिसने मूसेवाला पर सबसे ज्यादा गोलियां बरसाई थी। अंकित की उम्र महज 19 साल है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में अब 19 साल से कम उम्र के आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसी ने सबसे करीब से सिद्धू मूसेवाला के शरीर में सबसे ज्यादा गोलियां मारी थी। दिल्ली पुलिस ने अंकित नाम के शूटर को कल रात गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र 18 साल 6 महीने की है। चेहरा देखकर आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसी शख्स ने सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी किया था। पुलिस ने अंकित की सोशल मीडिया वाली जो तस्वीरें जारी की हैं, वो वाकई में डराने वाली हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे अंकित नाम का यह शूटर अपने हाथ में हथियार लेकर पोज दे रहा है। इस तस्वीर को देखिए, अंकित के बाएं हाथ में पिस्टल है और सामने गोलियों से अंग्रेजी में मूसेवाला लिखा हुआ है। अंकित को दोनों हाथों से एक साथ गोलियां चलाना आता था और पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दौरान अंकित दोनों हाथों से ही गोलियां चला रहा था। एक तस्वीर में अंकित बाकायदा दोनों हाथों में पिस्टल लिए हुए है। पुलिस ने जो खुलासे किए हैं उसके मुताबिक हत्या के बाद से अंकित 34 दिन में 34 अलग अलग जगहों पर रुका। इस दौरान उसने 6 राज्यों में अपने ठिकाने बनाए और पुलिस से बचने के लिए ठिकाने बदलता रहा। ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई, तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं, उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई, उसमें सचिन बेवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार की रात कश्मीरी गेट इलाके से अंकित गुप्ता और उसके साथी सचिन भिवानी को गिरफ्तार किया है। सचिन पर आरोप है कि उसने अंकित को भगाने और छिपाने में मदद की। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अंकित और बाकी 3 शूटर गुजरात भागे थे। 2 से 7 जून तक सभी कक्ष में रुके थे। उसके बाद सब अलग अलग हुए। पुलिस के मुताबिक उन्होंने पुलिस से बचने के लिए पंजाब पुलिस की वर्दी भी खरीद रखी थी। अंकित हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसके पास से 2 पिस्टल, 19 कारतूस, पंजाब पुलिस की 3 वर्दी, 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अब पंजाब पुलिस इन आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेगी, जिसके बाद और खुलासे होंगे। आप देख रहे हैं भारत की बात। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी की प्रतिमा का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पीएम मोदी का विमान जब विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध में काले गुब्बारे उड़ाए। पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बलून की जांच कर रही है। कांग्रेस के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। आपको बता दें कि बलून उड़ाने की घटना एयरपोर्ट से करीब 5 किलोमीटर दूर हुई। और अब देखिए एक और फिल्म पर कैसे फसाद शुरू हो गया है। प्रोड्यूसर लीना की डॉक्यूमेंट्री काली रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई। लीना पर फिल्म के पोस्टर के जरिए हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। हिंदू संगठनों ने फिल्म काली पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं गौ महासभा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय से शिकायत कर प्रोड्यूसर लीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। ये पहली बार नहीं है जब लीना की फिल्म पर बवाल हो रहा हो।
इसके पहले भी विवादों में रही हैं। एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां मर जाती है जब लोग गला काटने पर उतारू हो जाते हैं, दूसरी तरफ उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां शुरू होती है जहां मां काली का घोर अपमान किया जाता है। हमारे आराध्य देवों का, हमारे धर्म ग्रंथों का, पूज्य संतों का अपमान करना ही आजकल ऐसा लगता है कि कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बन गई है। किसी और संप्रदाय के आराध्य देवों का इन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो सारगी हब्द हो जाता, सर तन से जुदा हो जाता। और अब अगली खबर, देश के सबसे ताकतवर नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर फर्जीवाड़े का जाल बुना गया। अब इस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों में से एक सीबीआई ने पीएम मोदी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीएमओ की तरफ से 1 साल पहले 9 जुलाई 2021 को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीएमओ की शिकायत में कहा गया था कि केरल का रहने वाला शिवा कुमार खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ बताता है। फोन पर भी खुद का परिचय पीएम के निजी सलाहकार के तौर पर देता है। एक लेख में शिवा कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य सलाहकार भी बताया था। पीएमओ की शिकायत के करीब 1 साल बाद सीबीआई ने शिवा कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शिवा कुमार के खिलाफ 170 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसके तहत कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जानना चाहती है कि साल 2019 से अब तक खुद को पीएम का सलाहकार बताने वाले शख्स ने क्या क्या गुल खिलाए हैं और कहीं इसकी आड़ में कोई बड़ा खेल तो नहीं कर दिया। फिलहाल सीबीआई शख्स की तलाश में छापेमारी कर रही है। हिमाचल के कुल्लू में सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। सरकार ने मृतकों के परिवार को मुआवजे का ऐलान किया। यह हादसा हुआ कैसे, इसकी जांच जारी है। कुल्लू की सहज घाटी में इस बस की हालत को देखिए। ये हादसा बहुत बड़ा और दर्दनाक रहा। बस में 40 से 45 लोग सवार थे, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। बस सहज घाटी के शिनसर से सहज की ओर जा रही थी। उसी दौरान जंगला नामक जगह पर बस बेकाबू हो गई और सड़क से नीचे खाई में गिर गई। हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें कुछ बच्चे भी हैं। वहीं कई लोग घायल हैं। घटना पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवेदनाएं प्रकट की हैं। हिमाचल सरकार ने बस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, तो वहीं पीएम राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हादसे में घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। और अब खबर पंजाब से, जहां 100 दिन पूरे कर चुकी मान सरकार ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मान सरकार में आज 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। अब भगवंत मान सरकार में मंत्रियों की संख्या 15 हो गई। तो मान कैबिनेट में जिन 5 नए चेहरों को जगह मिली उनमें नाम है अनमोल गगन मान का, चेतन सिंह जौर माजरा, फौजिया सिंह सरकारी, इंदरबीर सिंह निज्जर और अमन अरोड़ा। मैं चेतन सिंह जोड़ा माजरा। उधर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने आज बहुमत साबित कर दिया और इसी के साथ शुरू हो गई सियासत की नई लड़ाई। शिवसेना पर कब्जे को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच घमासान जारी है। इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सवाल पूछा, असली शिवसेना किसकी? तो जनता का जवाब जो है वो कुछ इस तरह से था। उद्धव ऐसा कहने वाले 48% लोग, जबकि शिंदे कहने वाले 52% लोग हैं। भारत की बात में अब बात करेंगे मौसम की। मुंबई पर एक बार फिर से मुसीबत की बारिश शुरू हो चुकी है। मुंबई और मुंबई से सटे ठाणे में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट में भी इसे बदला जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चिपलूण, कोल्हापुर, रायगढ़ में प्री प्लानिंग करते हुए एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। और मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपके सामने देखिए 2 तस्वीरें, ठाणे और भिवंडी की, दूसरी कोल्हापुर की। कोल्हापुर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं।
तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर से लेकर भिवंडी तक देखिए किस तरीके का दृश्य। मुंबई में अगले 3 से 4 घंटों तक लगातार भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं फिलहाल मुंबई के दादर इलाके में हूं। यहां पर आप देख सकते हैं भारी बारिश की शुरुआत हो चुकी है और सिर्फ यही इलाके नहीं, मुंबई से सटे थाने, कल्याण, डोंबिवली, पालघर और मुंबई के जो इलाके हैं जैसे कि कुर्ला, भांडुप और कई सारे क्षेत्र है, वहां पर भी भारी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। ये शिवाजी पार्क का इलाका है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई सारे लोग जो है छाते में चल रहे हैं और ये जो भारी बारिश है अभी कुछ देर ही पहले शुरू हुई है, लेकिन मौसम विभाग के जताए गए संभावना में ये बताया गया है कि अगले 2 से 3 घंटों तक लगातार भारी बारिश होगी। कुछ लोग इस बारिश का मजा भी लेते नजर आ रहे हैं, कई सारे नौजवान हैं यहाँ पे मौजूद। और ये जो बारिश है ये लगातार 3 से 4 घंटे तक शुरू होगी। जैसे कि कुछ दिन पहले ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था, लगातार 2 दिनों तक मुंबई में 12 घंटे से ज्यादा बारिश हुई थी। जुलाई के महीने में झमाझम बारिश ने गर्मी पर तो ब्रेक लगाया, लेकिन बारिश से कई राज्यों पर बाढ़ का संकट गहरा गया है। नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती जिलों में पानी के खौफ से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं पूर्वोत्तर में बाढ़ की वजह से लोग सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन बाढ़ की मार से सड़क भी महफूज नहीं। बांस के इन डंडों के सहारे पानी को हराने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से लगातार बढ़ता पानी का सैलाब और दूसरी तरफ बाढ़ को चुनौती दे रहा ये जुगाड़। तस्वीरें बिहार में सीतामढ़ी जिले के गांव की है। सीतामढ़ी नेपाल से सटा सीमावर्ती जिला है। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हो रही बारिश सीतामढ़ी में बाढ़ के रूप में दस्तक दे रही है और इसकी गवाही है बागमती नदी जो उफान बनकर बह रही है। नदी का ये दायरा जितना नजर आ रहा है बाढ़ से पहले उससे बहुत कम था। पानी के बीच नजर आ रहे बांस के 2 डंडे गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर एक घर था जिसकी थोड़ी सी छप्पर भी अभी नजर आती है। ये जो घर था, ये झोपड़ी था, ये पानी में बह गया। इसमें सोचिए अगर लोग आनंद फानंद में नहीं भागते तो उनके साथ क्या होता, इसी पानी में वो समा जाते। ये घर था, एक झोपड़ी था जो आपको दिख रहा है, पूरी तरह से ये पानी में समा चुका है। बागमती नदी ने अपने आगोश में उस घर को ले लिया। इस तरह से यहाँ 15-20 घर बह गए हैं। रसूलपुर में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 15 से 20 घर जलमग्न हो गए हैं। बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के किनारे कटान जारी है और जो घर बचे हुए हैं वो बाढ़ के सामने टिक पाएंगे इसकी उम्मीद कम ही है। यहाँ पे घरों की आप स्थिति देखिए, पूरी तरह से उजड़ पुजड़ गए हैं। यहाँ पे जो गरीब लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन्हीं का ये जो है झुग्गी झोपड़ी था। बहुत परेशान है ये लोग। इन लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट पैदा हो गया है। अपना आशियाना उजड़ता देख ये लोग बहुत दुखी हैं। देखिए ये जो घर है पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, झुग्गी झोपड़ी जो है, और ये कभी भी जो बचा खुचा है ये कभी भी पानी में बह जाएगा बस। सीतामढ़ी से सांसद और जेडीयू नेता सुनील कुमार भी बाढ़ की मार झेल रहे रसूलपुर गांव पहुंचे। जिन लोगों के घर यहाँ पर अभी इस पानी के कारण जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिनका घर गिर गया है या नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दिलवाने का मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जितना जल्द से जल्द हो सके उन्हें मुआवजा। सांसद महोदय ने मुआवजे का आश्वासन दिया, लेकिन बाढ़ में घर और फसल गंवा चुके लोग फिलहाल पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ के प्रकोप से खाना बदोश जिंदगी जीने को मजबूरी बिहार तक ही सीमित नहीं है। सड़कों पर लगी टेंट की ये लंबी कतार असम के सिलचर से आई है। और ये लोग 15 दिनों से ज्यादा वक्त से सड़कों पर तंबू बनाकर रहने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग ट्रक को ही अपना आशियाना बना चुके हैं। यहाँ पर ये घर जाने का रास्ता है, वहीं से दिखाइए आप। और अगर आपको इस घर में जाना है तो ऐसे चढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद यहीं सोने का ठिकाना है, यहीं खाने का, यहीं बिस्तर, और ऊपर जो है ये पॉलीथीन लगा दी गई है। ये किचन है, यहीं खाना बनाया जाता है। असम में बारिश तो रुक गई, लेकिन बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। खेत खलिहान तालाब में तब्दील हो चुके हैं और जिन खेतों में फसलें लहराती थी वहां अब नावें चल रही हैं। तालाब नहीं है बल्कि ये खेत है, यानी यहाँ लोग खेती करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब
दिखाइए दुर्गेश, तो ये बड़ा तालाब नुमा दिखेगा और लगेगा आपको कि ये बहुत बड़ा कोई डैम है और हर तरफ पानी ही पानी है। इसी तरह से आप जब इधर आएंगे, सड़क के इस पार आएंगे, तो सड़क के इस पार भी आपको दिखाई देगा कि पानी के उस तरफ गांव है और लगभग हजारों लोग रहते हैं, लेकिन वो सभी लोग अभी कट गए हैं और ये जो आने जाने का रास्ता है, उस आने जाने के रास्ते में पूरा पानी ही पानी है। असम में बाढ़ की चपेट में सड़कें भी आई हैं। असम को त्रिपुरा से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे करीमगंज इलाके में टूट गया। सड़कों पर हजारों गाड़ियां खड़ी हैं और कई घंटों तक जाम से दो चार होना पड़ रहा है। पूर्वी राज्यों पर बाढ़ का संकट है तो पहाड़ी राज्यों में भी लगातार बारिश से लैंडस्लाइड तेज हो गए हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी की हैं, जहां लैंडस्लाइड से सड़कें टूट गई। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या से देश पहले ही सन्न था। शनिवार को खबर आई कि राजस्थान के उदयपुर जैसी दिल दहलाने वाली वारदात महाराष्ट्र के अमरावती में भी हुई। इतना ही नहीं, उदयपुर की वारदात से एक हफ्ते पहले ही अमरावती में 50 साल के उमेश कोल्हे को गला रेतकर मार दिया गया था। लेकिन हत्या की वजह का खुलासा अब हुआ है। हत्या की वजह बना सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करना। बाकायदा रेकी करके घात लगाकर उमेश कोल्हे की जान ले ली गई। पंद्रह दिन से चल रहा था, धमकियां मिल रही थी, मार देंगे काट देंगे ऐसे धमकियां मिल रही थी। पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया, उसमें हमें पता चला है कि ये नुपुर शर्मा को जो पोस्ट डाले थे उसकी वजह से भैया की हत्या हुई है। उदयपुर की पुलिस सोई हुई है, पूरे थाने को निलंबित करना चाहिए। या साहू जी ने अपना प्रार्थना पत्र दिया, उनको सुरक्षा दिया, लगातार धमकी आ रही थी, उन्हीं को उल्टा कर बंद कर दिया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो चेहरे मौजूद हैं जो देश में नफरत के ताजा माहौल की सबसे डरावनी गवाही बन चुके हैं। पहला चेहरा राजस्थान के उदयपुर के कन्हैयालाल का है, जिनकी 28 जून को उनकी दुकान में ही गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। दूसरा चेहरा महाराष्ट्र के अमरावती के उमेश कोल्हे का है, जिनकी 21 जून को दुकान से घर लौटते वक्त गला रेत कर हत्या कर दी गई। दो अलग अलग राज्य लेकिन हत्या का तरीका एक, दो अलग अलग घटनाएं लेकिन हत्या की वजह एक। पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया, उसमें हमें पता चला है कि ये नुपुर शर्मा को जो पोस्ट डाले थे उसकी वजह से भैया की हत्या हुई है। उदयपुर के कन्हैयालाल हो या फिर अमरावती के उमेश कोल्हे, दोनों का गला इसलिए काट दिया गया क्योंकि इन दोनों ने ही सोशल मीडिया पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था। नुपुर शर्मा, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिस तरह से हमने आरोपियों को अरेस्ट किया, बाकी जो एविडेंसेस हमें मिले, उनके इंटरोगेशन के बाद आज 7 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं और आज प्राइमा फेसी हमें ऐसा लगता है कि ये नुपुर शर्मा की जो फेवर में जो पोस्ट है वो फॉरवर्ड करने की वजह से ये हत्या हुई। उदयपुर से लेकर महाराष्ट्र के अमरावती तक दहशत का माहौल है। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक लोग इंसाफ की मांग लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज भारत की बात में हम विस्तार से आपको दिखाने जा रहे हैं कि
देश के दो कोनों में हुई वारदातें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरावती की, जहां हत्या की वजह का खुलासा मौत के कई दिनों के बाद हुई है। 21 जून का वक्त था जब केमिस्ट की दुकान चलाने वाले 50 साल के उमेश कोल्हे हर रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ क्या हुआ ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा। 21 तारीख की बात है, इसी रास्ते से उमेश कोल्हे अपनी दुकान बंद करके अपनी घर की तरफ जा रहे थे। ये रास्ता शाम के वक्त काफ़ी सुनसान हो जाता है। जो भी इंसिडेंट था इसी सीसीटीवी में कैप्चर हुआ। ये एक अस्पताल है जहां पर उनका इलाज हुआ था, एक्सॉन अस्पताल है। जब उन पर अटैक हुआ उसके बाद उन्हें इसी अस्पताल में लाया गया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी रास्ते से वो गए थे। उनके पीछे दो बाइक पर सवार उन्हें फॉलो करते हुए आए और जैसे ही वो पिंक कलर की आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा इंडियन बैंक के थोड़ा सा आगे उस गेट के, जैसे ही उमेश कोल्हे वहाँ पहुँचे, जो बाइक पे दो लोग थे, आगे वाला बाइक पर ही बैठा था, पीछे वाले ने उस धारदार चाकू से उनके गले पर एक ही वार किया और वार इतना गहरा था कि उनका वहां पर इतना ब्लड लॉस हुआ कि उन्हें बचा पाना काफ़ी मुश्किल था। हत्या से ठीक पहले का ये सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उमेश कोल्हे के ठीक पीछे दूसरी गाड़ी पर उनका बेटा और बहू भी मौजूद थे। आगे जाने के बाद में जब एक अंधेरा है उस रास्ते पे, वहाँ पे जब पहुँचे तो ऑलरेडी वहाँ पे 3 लोग वहाँ पे थे। एक लड़का जो था वो गाड़ी पे था और 2 लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे। मेरे भतीजे ने जो देखा कि उनके ऊपर किसी ने एकदम से हमला कर दिया है, अंधेरे में उनको बहुत क्लियर नहीं दिखा, लेकिन भैया गिरते हुए दिखे। भैया की जब गाड़ी गिर रही थी तो उसके लाइट में उसने देखा कि भाई दूसरा एक जो आदमी है उसके हाथ में चाकू है और वो फिर से ऐसा घूम के वापस आ रहा है उनके ऊपर। तो इसने थोड़ा गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, अपनी गाड़ी छोड़ दी और भागते हुए जब गया तो दोनों लोग इसको देख के गाड़ी पे बैठ के तीनों के तीनों भाग गए। उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उन पर चाकू से सिर्फ एक हमला हुआ था। उस एक हमले की वजह से उमेश की दिमाग की नस, सांस लेने वाली नली, खाना खाने वाली नली और आंख की नस तक को डैमेज कर दिया गया था। चाकू के एक वार से उमेश को 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा जख्म हुआ था। हो सकता है कि उन्हें बताया गया हो कहाँ, और एक ही घाव था, एक ही घाव में भैया ऑन स्पॉट गए हैं। मतलब डॉक्टर ने जिस तरह से देखा, एज ए एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जो हत्यारे हैं उन्हें बकायदा ट्रेनिंग मिली होगी कि कैसे किसी को मारा जाता है। यस, ये बोल सकते हैं हम कि उनको बताया गया था कि कहाँ मारना चाहिए और कैसे मारना चाहिए। उमेश कोल्हे पर हमला क्यों और कैसे हुआ ये जानने के बाद आपको बताते हैं कि हमले की प्लानिंग कैसे हुई और इसके पीछे किन लोगों का नाम आ रहा है। अमरावती पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी कि 19 जून को आतिफ, शोएब और इरफान की मीटिंग हुई थी। 21 जून को 3 लोग दुकान के पास खड़े थे, जो आगे खड़े 3 हमलावरों को उमेश कोल्हे की पल पल की जानकारी दे रहे थे। हत्या में इस्तेमाल किए चाकू को शोएब ने अपने किसी दोस्त से सिर्फ 300 रुपए में खरीदा था। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर इरफान शेख की है। इरफान शेख को ही उमेश कोल्हे की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इरफान शेख ने ही उमेश की हत्या के निर्देश दिए थे। इरफान अमरावती में रहबर नाम का एनजीओ चलाता है। इरफान के एक आदेश पर उमेश की हत्या हो गई, लेकिन सवाल ये है कि इरफान का इलाके में इतना दबदबा क्यों है कि उसके कहने पर हत्या तक हो गई। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी इरफान शेख ने कोरोना काल में अपने समुदाय के कई लोगों की मदद की थी। ये वो वक्त था जब कोरोना काल में हुई मौत में शवों को कोई हाथ नहीं लगा रहा था। तब इरफान उन शवों की आखिरी यात्रा में मदद कर रहा था और इसके बाद इरफान को मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी और उसे मानने वालों में उमेश की हत्या में शामिल आरोपियों का भी नाम था। इरफान पर उमेश की हत्या के आदेश देने के आरोप हैं, लेकिन उमेश हत्याकांड में सबसे अहम किरदार के तौर पर यूसुफ खान का नाम सामने आ रहा है। यूसुफ और उमेश पिछले 16 साल से दोस्त हैं, जिनके व्यवसायिक रिश्ते भी थे और पारिवारिक भी। यूसुफ खान जानवरों के डॉक्टर हैं, जो कई बार उधार पर भी उमेश से दवाइयां
लिया करते थे। बताया जा रहा है कि नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले उमेश के व्हाट्सएप मैसेज पर सबसे पहले यूसुफ खान की ही नजर पड़ी थी। आरोप है कि यूसुफ ने उमेश के उस मैसेज को अपने साथियों के बीच फैलाया और मैसेज उस ग्रुप में भी गया जिसमें इरफान शेख शामिल था। किसी को यूसुफ पर शक ना हो, इसके लिए वो उमेश कोहले के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। हाँ, यूसुफ खान के साथ में भैया की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि यूसुफ खान जो है वो वेटरनरी की प्रैक्टिस करते थे, तो भैया के साथ में उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। तो और काफ़ी दिनों से हम करीब 2006-07 से यूसुफ को जानते हैं, तो काफ़ी अच्छे संबंध थे उनके। वो फ्यूनरल में भी थे, मुझे अभी भी याद है कि मैंने वो मुझसे एक ऐसा करके गए थे करके। घटना 21 जून की है और नूपुर के बयान का समर्थन करने पर हत्या का खुलासा बहुत बाद में हुआ है। इसी बात पर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पुलिस पर सवाल उठा रही हैं। एनआईए को जांच के लिए डिमांड की थी और होम मिनिस्टर ने, हमारे अमित शाह जी ने इमीडिएट एनआईए को यहाँ पर भेजी। जब भेजा यहाँ पर अमरावती में, तब जाके सीपी एक्टिव होती हैं और कहती हैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यस, ये केस जो हुआ है, ये सब्जेक्ट जो हुआ है वो रिलेट रखता है नूपुर शर्मा जी के लिए और हिंदू विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को मारा गया, ये क्लियर है। इसके पहले 12 दिन तक उन्होंने यही बताया कि ये चोरी का सब्जेक्ट है। आने वाले समय में जो घटना को अंजाम दिया, जो क्रिमिनल्स हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ जो क्राइम को छुपाया जिसने, ऐसी आरती सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारी अमरावती की, उन पे भी उसी लेवल की कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी मैं डिमांड गृह मंत्री को करूँगी। हालांकि पुलिस पर उठे सवालों पर जब एबीपी न्यूज ने अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि लूट का जिक्र एफआईआर में कहीं भी नहीं है। ब्लाइंड केस की वजह से हत्या की वजह तक पहुंचने में वक्त लगा। देखिए, घटना 21 तारीख की रात की है। जब ये घटना हुई तो मैं तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंची और जैसा आपने अभी बोला, ऐसा हमने कभी शुरुआत से लेकर आज तक हमें कभी ये रॉबरी की घटना की तरह इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। हमने आज तक इस एफआईआर में रॉबरी की कलम लगाई ही नहीं है शुरुआत में, क्योंकि ये टोटल ब्लाइंड केस था। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह का थ्रेट या जो डिसीज्ड हैं जिनकी हत्या हुई, उनके मोबाइल में ऐसा कोई भी किसी ने थ्रेड कॉल किया है, कोई ऐसा व्हाट्सएप कॉल किया, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। जिस तरह से हमने आरोपियों को अरेस्ट किया, बाकी जो एविडेंसेस हमें मिले, उनके इंटरोगेशन के बाद आज 7 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं और आज प्राइमा फेसी हमें ऐसा लगता है कि ये नूपुर शर्मा की जो फेवर में जो पोस्ट है वो फॉरवर्ड करने की वजह से ये हत्या हुई। सबसे बड़ी चिंता ये है कि धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा का ये दौर थम नहीं रहा। पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि आसपास के इलाकों में रहने वाले कई लोगों को धमकियां मिल चुकी हैं। नूपुर शर्मा को समर्थन करने पर धमकी भरा एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसकी एबीपी न्यूज़ पुष्टि नहीं करता। हाँ जी भैया। हाँ, मैंने बोला कौन बात कर रहे भैया? हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी क्या बोल रहा है? आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी? मैंने बोला भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 बजे फिर वहाँ पर तुमने वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना था क्यों? मैंने बोला फिर मेरी बात सुनिए सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का, तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा, मैं उसकी माफी चाहता। धमकी के इस वायरल ऑडियो में जिस शख्स ने नूपुर के समर्थन में पोस्ट किया है, उससे माफी मांगने वाला वीडियो जारी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे, तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले। देखो, हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों का सबसे सनसनीखेज वीडियो सामने आया। वीडियो में कार के अंदर हथियारों के साथ नाचते दिखे हत्यारे। दावा है कि इस वीडियो में शूटर अंकित, प्रियव्रत और सचिन है और मूसेवाला की हत्या करने के बाद ये शूटर इसी तरह कार में घूम रहे थे। 5 राज्यों में पुलिस इनका पीछा कर रही थी।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में वो शूटर अंकित सिरसा गिरफ्तार हुआ है जिसने मूसेवाला को सबसे पास से गोली मारी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंकित सिरसा को पकड़ा है। मूसेवाला की हत्या का आरोपी शूटर अंकित सिर्फ 18.5 साल का है। दोनों हाथों से गोलियां चलाता था। दिल्ली पुलिस ने उसे कश्मीरी गेट से पकड़ा है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अंकित की तस्वीरें वायरल है। राजस्थान के उदयपुर से लेकर महाराष्ट्र के अमरावती तक कट्टरपन वाले तालिबान के खिलाफ गुस्सा, कई जगह प्रदर्शन। उदयपुर और अमरावती में नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पर हत्या हुई है। राजस्थान में उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड में नहीं थम रहा है लोगों का गुस्सा। बूंदी शहर बंद रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां जुलूस निकाला। हत्यारों को फांसी देने की मांग है। अमरावती के उमेश हत्याकांड पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सभी आरोपी गिरफ्तार हैं, एनआईए जांच कर रही है, ऐसी घटना फिर नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के अमरावती उमेश कोल्हे हत्याकांड में पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने आरोपों पर सफाई दी। कहा, मामले को कभी भी हल्के में नहीं लिया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा था, पुलिस पहले मामले को चोरी का बता रही थी। तो ये सारे तरह के आरोप गलत है और जैसा वो बोल रही कि हमने चोरी और लूटमार का एफआईआर करके मामले को दबा दिया। मामले को दबाना होता तो हम आज मेन आरोपी और सबको अरेस्ट नहीं कर रहे होते। 2 आरोपी अरेस्ट करके बता देते कि मामला खत्म हो गया। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद बयान विवाद में नुपुर का समर्थन करने वाले कई लोगों को मिल रही है धमकियां। नागपुर में तो एक शख्स ने डर से घर ही छोड़ दिया। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कन्हैया की तस्वीर को श्रद्धांजलि दी। शेखावत बोले, राजस्थान को गहलोत सरकार ने अपराध की राजधानी बना दिया है। मथुरा के महेश्वर धाम के महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी को उदयपुर कांड की तरह जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने फोन पर मोदी और योगी का नाम भी लिया। धर्मेंद्र गिरी ने हाल ही में देश को हिंदू राष्ट्र करने की मांग की थी। उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड के खिलाफ तेलंगाना में बीजेपी विधायक राजा सिंह ने भड़काऊ बयान दिया। कहा, हिंदुओं को खुद उठाने पड़ेंगे हथियार। हमें मरना नहीं है। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमें लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर विवाद बढ़ा। गौ महासभा ने गृह मंत्रालय से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगा है। काली की प्रोड्यूसर लीना पर भी कार्रवाई की मांग की गई। महाराष्ट्र में अब शिंदे सरकार। विधानसभा में एकनाथ शिंदे की सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। शिंदे सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े, विरोध में सिर्फ 99 वोट पड़े। विश्वास मत की वोटिंग में आज 21 विधायक गैर हाजिर रहे। एसपी के 2 विधायक समेत 3 ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। कोई देर से पहुंचा तो दरवाजा बंद हो गया था, तो एसपी ने औरंगाबाद का नाम बदलने के विवाद में वोटिंग नहीं की। विश्वास मत हासिल कर सदन में बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कहा, उद्धव के सामने मेरे साथ नहीं हुआ था अच्छा बर्ताव। शिंदे ने कहा, उद्धव का फोन मुझे आया था, पूछा कहां जा रहे हो, कब आओगे, तो मैंने कहा पता नहीं। विश्वास मत में जीत के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, मैं आया और साथ में एकनाथ शिंदे को लाया। फडणवीस बोले, ये ईडी सरकार है, ईडी यानी एकनाथ और देवेंद्र सरकार। आज वोटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा। शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर ने भी एकनाथ शिंदे की सरकार के समर्थन में वोट किया। उनकी वोटिंग के दौरान उद्धव गुट ने हूटिंग की। संतोष लक्ष्मणराव बांगर 41।
एकनाथ शिंदे सरकार की जीत पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, असली शिवसेना हमेशा बनी रहेगी। आदित्य ने स्पीकर के चुनाव को भी गलत बताया। शायद हो सकता है, लेकिन हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा, जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, 6 महीने में शिंदे सरकार गिर जाएगी। पवार ने अपनी पार्टी के विधायकों को मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी करने के लिए कहा है। पवार के बयान पर शिवसेना और बीजेपी में जुबानी जंग। शरद पवार साहब का जो वक्तव्य है उससे मैं सहमत हूँ। महाराष्ट्र मिड टर्म पोल के दिशा में जा रहा है। विधायकों के मन में डर बैठाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करना ये राष्ट्रवादी दल के नेता की मजबूरी है। अजित पवार को महाराष्ट्र विधानसभा का नेता विपक्ष बनाया गया। एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों की सुरक्षा पर शिवसेना ने फिर उठाए सवाल। संजय राउत ने कहा, आतंकी कसाव को भी इतनी सुरक्षा नहीं मिली, विधायकों को जिस तरह सदन लाया जा रहा है। कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी, उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीवावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। साउथ में बीजेपी के मिशन के लिए दक्षिण के मेगा स्टार चिरंजीवी के नाम पर कयास तेज। आज पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने विशेष विमान से पहुंचे थे चिरंजीवी। मोदी के साथ सेल्फी भी ली। आंध्र प्रदेश में मोदी के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध में काले गुब्बारे उड़ाए। इस दौरान उड़ान भर रहा था पीएम का हेलीकॉप्टर। सुरक्षा में सेंध के लगे आरोप, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यूपी में योगी सरकार के 100 दिन पूरे। सीएम योगी बोले, जो कहा वो किया, गुंडे माफियाओं पर एक्शन लिया। यूपी में निवेश भी बढ़ाया है। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया। 2 दिन के गुजरात दौरे के आखिरी दिन अहमदाबाद में बोले अरविंद केजरीवाल, गुजरात में भी फ्री हो सकती है बिजली, शर्त यह है कि यहाँ की राजनीति भी बदल जाए। गुजरात में भी बिजली फ्री हो सकती है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली हो सकती है। शर्त एक ही है, आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी, आपको सत्ता बदलनी पड़ेगी, आपको ईमानदार पार्टी को लाना पड़ेगा। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के 5 नए मंत्रियों ने आज शपथ ली। मशहूर पंजाबी गायिका अनमोल गगन मान भी मंत्री बनी है। इसी साल मार्च महीने में सरकार बनने के 3 महीने बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ है। पटना के राजीव नगर में अवैध कब्जे पर कार्रवाई के खिलाफ धरना दे रहे पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पप्पू यादव पर भी केस दर्ज हुआ। आरजेडी नेता लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। पटना में घर में गिरे तो कंधे में फ्रैक्चर हुआ। पटना के अस्पताल में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में निकाय चुनाव के लिए मिठाई के डिब्बों में बांटे गए 500 के नोट। तस्वीरें सामने आई। निवाड़ी के वार्ड नंबर 1 का बताया जा रहा है वीडियो। इसमें प्रत्याशी की तस्वीर भी दिखी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई को है वोटिंग।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के आवास के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, महंगा जीएसटी और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़कर हुई 90,000। विधानसभा में वेतन संशोधन विधेयक पास हुआ। दिल्ली में विधायकों को अब तक मिल रहे थे हर महीने 54,000 रुपए। यूपी के फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण का भंडाफोड़ हुआ है। घर में प्रार्थना के लिए चंगाई सभा बुलाकर ईसाई बनने के लिए लालच दिया जा रहा था। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के फैजुल्लागंज में पार्षद जगलाल यादव के पेट्रोल पंप पर प्रशासन का चला बुलडोजर। आरोप है अवैध तरीके से नाले पर बनाया गया था। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार की कार्रवाई को गलत बताया। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ। खाई में बस गिरने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बस में 45 यात्री सवार थे, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सलाहकार बताने वाले शख्स के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। पीएमओ की शिकायत के बाद 1 साल बाद ये मामला दर्ज हुआ है। केरल का रहने वाला है आरोपी डॉक्टर शिवा कुमार। बेंगलुरु में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में पुलिस के एडीजी अमृत पॉल गिरफ्तार। कर्नाटक राज्य में पहली बार इतने बड़े अफसर की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि पेपर में धांधली के लिए हर छात्र से 30 से 80 लाख रुपए लिए गए थे। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ का खतरा। लोगों ने यहां पलायन शुरू किया। जमीन का कटाव हो रहा है। यूपी में नामी बाबा बिरयानी दुकान का प्रशासन ने लाइसेंस रद्द किया। खाद्य विभाग के मुताबिक 5 दुकानों से खाने के सैंपल टेस्ट करने पर खराब मिले हैं, जिसके बाद बाबा बिरयानी पर ये कार्रवाई हुई है। बिहार के कैमूर में 12वीं पास एक शख्स अस्पताल खोलकर कर रहा था लोगों का ऑपरेशन। पुलिस ने अस्पताल सील किया। जब सील किया तब भी अस्पताल में 18 मरीज थे। छत्तीसगढ़ में एक घर से निकले 12 सांप। घर में सांप के जोड़े ने बच्चे दिए थे। रेस्क्यू टीम ने सभी सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा। जांजगीर चंपा में करीब 8 घंटे चला ये पूरा ऑपरेशन। असम की पार्टी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा, मुसलमान बकरी ईद पर गायों की कुर्बानी ना दें। 10 जुलाई को देश भर में मनाई जाएगी बकरी ईद। अब होटल और रेस्तरां में सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जारी किया आदेश। किसी भी नाम पर सर्विस चार्ज नहीं। खाने के बिल में पहले से जोड़ने वाली चाल भी नहीं चलेगी। तेजी से बढ़ रहे हैं सोने के दाम। 2 महीने के उच्चतम स्कोर पर पहुंचा सोना। 10 ग्राम सोने की कीमत अब 52,000 के पार पहुंच गई। आने वाले दिनों में और महंगा हो सकता है सोना। देश भर में कल कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई। 16,135 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पूरे देश में करीब 1.25 लाख लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान घायल हुए श्रद्धालु की जान सेना ने बचाई। तेजी से काम करते हुए घायल श्रद्धालु को एयरलिफ्ट किया गया। अस्पताल में चल रहा है इलाज। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।